Students, once again welcome myself Ashwini, and let's start now a new video lecture. In this video lecture, student, we will start with first of all ECG. ECG is, student, a diagnostic test especially that is used to check the इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अवर हार्ट. आपने फिल्मों में देखा भी होगा, जब भी कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, कोई हार्ट अटैक होता है किसी भी पेशेंट को, तो हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो एक मॉनिटर से साथ में चलता रहता है, उस पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता रहता है, एंड द साउंड इज देयर दैट बी पी 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 एंड सम टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन दैट ग्राफ बिकम straight, then it means that now the patient is not there, the patient is right. So that graphical representation is basically a ECG. तो ECG होता क्या? It is a basically a record of graphical record of electrical conductivity of our heart. full form क्या रहती है स्टूडेंट ECG की? that is electric cardiogram. So definition क्या बना? It is a graphical representation of electric activity of heart during a cardiac cycle. And students, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, that is called electric cardiograph. So बहुत जरूरी है समझना यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, that is called electric cardiogram. और जो मशीन उसको मेजर करेगी, जिस मशीन के थ्रू वो बनेगा, वो ग्राफ निकलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ. सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ग्राफ को इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम कहते हैं, जो ग्राफ हमें डॉक्टर देगा कि ये लो जी आपका ईसीजी का टेस्ट का रिपोर्ट, लेकिन जिस मशीन ने उसको मेजर किया, उसने रिकॉर्ड किया, दैट इज इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ. तो थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पर. सो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ मशीन यूज टू रिकॉर्ड ईसीजी. स्टूडेंट, सबसे पहले एक वॉलर नाम के साइंटिस्ट हैं, 1887 में सबसे पहले इन्होंने ECG रिकॉर्ड किया था. बट एक साइंटिस्ट है दैट इज एंथोवन 1903 में ECG को बहुत डिटेल में स्टडी किया. वॉलर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फर्स्ट ECG रिकॉर्ड किया, बट एंथोवन को जाता है क्रेडिट डिटेल में स्टडी करने के लिए ECG, एंड फॉर दैट ही हैज गॉट नोबेल प्राइज इन 1924, and he is also called father of electric cardiography. So दो important term याद रखनी है. जो graphical representation है that is electric cardiogram, और जिस मशीन ने मेजर किया that is electric cardiograph. Now students, एक standard ECG की अगर बात करें, एक standard ECG जो एक normal person का रहता है, उसको देखें तो it is composed of P wave, QRS wave that is also called complex, and T wave. In some books Q, R and S different, they are designated as different waves, but you can also write it as a QRS complex. कुछ books में क्या लिखा है? P wave, Q wave, R wave, S wave and T wave. पर QRS को combine करके हम QRS complex भी लिख सकते हैं. So now student, P wave, QRS और T wave को देखें तो कुछ वेव तो ऐसी हैं जो ब्लंट है. ब्लंट मीन्स दे आर लाइक दैट. सम वेव्स आर वेरी शार्प. जैसे इफ यू सी पी वेव एंड टी वेव, दे आर वेरी ब्लंट है. लेकिन अगर हम क्यूआरएस वेव को देखें तो क्यूआरएस वेव क्या है? इट इज अ शार्प वेव. इसके अलावा और क्या समझना है कि कुछ वेव जो है दैट आर वो लाइन से ऊपर है, एंड सम वेव्स आर वो लाइन से नीचे हैं. सो जो वेव्स लाइन से ऊपर रहती हैं उन्हें पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, और जो वेव्स लाइन से नीचे उन्हें नेगेटिव वेव्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखें, जो एक स्टैंडर्ड ECG का डायग्राम है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? P, R और T ये क्या है? दीज आर पॉजिटिव वेव्स. अगर हम QRS को ब्रेक करते हैं अलग अलग वेव्स में, तो P, R और T पॉजिटिव वेव्स हैं, जबकि Q एंड S क्या हैं? नेगेटिव वेव्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में इंटरवल की बात करी गई. जैसे एक इंटरवल बताया गया, दैट इज पी क्यू इंटरवल, और एक इंटरवल की बात करी गई दैट इज RT इंटरवल और ST इंटरवल. ST नॉट RT, ST इंटरवल. पी क्यू इंटरवल पी वेव से लेके क्यू वेव के बीच का डिस्टेंस, और
एस टी इंटरवल एस वेव से लेके टी वेव के बीच का इंटरवल, इनके क्या मीनिंग रहते हैं, क्या मायने रहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ स्टैंडर्ड डायग्राम, स्टैंडर्ड ईसीजी डायग्राम ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। अगर इफ अवर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो क्या रहेगा, ये जो स्टैंडर्ड ईसीजी पैटर्न है इसमें चेंजेस आएंगे, इसमें बदलाव आएंगे। सो इफ डॉक्टर क्या करता है, व्हेन डॉक्टर observe the ECG reports, so he is basically comparing it with the standard ECG. स्टैंडर्ड ECG से थोड़ा भी अगर उसे अल्टरेशन लगता है, वेरिएशन लगता है जिन जगहों पे, उन जगहों को मार्क कर लेते हैं। सो इट मीन्स अगर वेरिएशन आ रहा है ECG रिपोर्ट में एक स्टैंडर्ड ECG के मुकाबले, तो इट मीन्स हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ECG, doctor is finding that your heart is working properly or might be any abnormalities in the हार्ट। सो ये एक स्टार्टिंग का टेस्ट है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि इससे पूरा का पूरा हार्ट का अगर डिफॉर्मिटी है उसमें तो पता लग जाता है, बट इट इंडिकेट्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर हार्ट। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में क्या रहता है, अब बेसिकली क्या है, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में कार्डिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, एंड कार्डिक इम्पल्सेस जो है दैट इज वन टाइप, दे प्रोड्यूस करंट, और ये करंट मैंने पहले भी कहा था बॉडी फ्लूइड में जाता है, और बॉडी फ्लूइड में जाता है फिर फाइनली ये स्किन में भी पहुंचता है, क्योंकि स्किन भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बॉडी फ्लूइड्स के। फिर उस स्किन के कॉन्टेक्ट में जब हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, स्किन को जब हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वो जो करंट होता है वो ईसीजी जो मशीन है हमारी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, उसके मॉनिटर पे रिपोर्ट होता है। तो फाइनली एक स्टैंडर्ड ईसीजी लेने के लिए डॉक्टर क्या करता है, 3 लीड्स का यूज करता है, 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज करता है। 2 बेसिकली वो रिस्ट पे लगाता है और एक लेफ्ट एंकल पे। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन करना है तो समटाइम्स क्या होता है, मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स रिस्ट और एंकल के अलावा चेस्ट पे भी लगाए जाते हैं। वो हाई लेवल की बात है कि अगर डिटेल में, बहुत डिटेल में हमें इवैल्यूएशन करना है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड ईसीजी लेने के लिए जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं वो 2 रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। तो कोई भी अगर चेंजेस रिपोर्ट करता है डॉक्टर ग्राफ में, ईसीजी में, तो उन जगहों को मार्क कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट को दे रिकमेंड और दे सजेस्ट दैट व्हाट द पेशेंट हैज टू डू। Students, let's try to understand the meaning of different parts of standard ECG. This is a diagram of standard ECG. In the last discussion, we have discussed that there are 3 main waves, that is P waves, QRS wave, and T wave. Besides this, we have also talked about PQ interval and ST interval. Now, let's understand what is the meaning of these particular terms. So first of all, students, P wave. P wave represent basically development of action potential or depolarization of SA node fiber. Now, student, if we see the diagram of human heart, a human heart is a 4-chambered. So upper chambers are auricle. This is a left auricle. This is a right auricle. This is a left ventricle. This is a right ventricle. So students, what happens in P wave? P wave represents development of action potential. Now in RA, that is right auricle, this is a SA node. SA node is it is a self-excitable. So when SA node get excited, then what happens? There is a development of action potential or depolarization. So basically, P wave represent that depolarization or development of action potential by SA node fibers. तो पी वेव का समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं पी क्यू इंटरवल। नाउ पी क्यू इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डिपोलराइजेशन डेवलप हुए एक्शन पोटेंशियल, उसके कारण क्या होगा, देयर इज वो सारे के सारे ऑरिकल्स में फैले और ऑरिकल्स क्या करेंगे, फिर ऑरिकल विल स्टार्ट टू गेट कॉन्ट्रैक्शन। सो पी क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स और इसको इट टेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड। तो पी क्यू इंटरवल में क्या होगा, जो डिपोलराइजेशन स्प्रेड हुआ उससे ऑरिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पी क्यू इंटरवल रिप्रेजेंट्स ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, याद करें स्टूडेंट, एसए नोड जब डिपोलराइज होते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप करते हैं, फिर वो एसए नोड से पास होता है एबी नोड को, और एबी नोड जब डिपोलराइज हो जाते हैं
तो ए बी नोड फिर डीपोलराइज हो जाएंगे। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ ए बी नोड एंड बंडल ऑफ हिस एंड रीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड। अब एस ए नोड जब डीपोलराइज हुआ था तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर फाइनली एस ए नोड से एक्शन पोटेंशियल ये कार्डिक इंपल्स किसने रिसीव करी, ए बी नोड ने, एंड बंडल ऑफ हिस ने। उससे क्या होगा, अब फाइनली रिप्रेजेंट्स करेंगे ये डिपोलराइजेशन ऑफ ए बी नोड और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है एंड बंडल ऑफ हिस, और साथ में अब ऐसे नोड जो पहले डिपोलराइज हुआ था अब यहां क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। रीपोलराइज मतलब रिलैक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एसटी इंटरवल। एसटी इंटरवल में फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, नाउ जो वेंट्रिकल्स हैं जब डिपोलराइज हो जाएंगे हमारे ए बी नोड और बंडल ऑफ हिस, उससे फिर फाइनली वेंट्रिकल में फैल जाएगी सारे के सारे वो कार्डिक इंपल्सिस, और कार्डिक इंपल्सिस वेंट्रिकल में फैलने से फाइनली क्या होगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एसटी इंटरवल अलोंग विद दिस आरएस वेव complex RS of QRS complex represent contraction of ventricles। so अकेला ST भी मान सकते हैं, अकेला ST इंटरवल का मतलब हो गया कि इसमें क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। so P वेव में क्या हुआ, पहले डिपोलराइजेशन हुआ ऐसे नोड फाइबर का, फिर PQ इंटरवल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑरिकल्स, फिर QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड एंड बंडल ऑफ हिस, और फाइनली फिर ST इंटरवल में क्या हुआ, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर फाइनली स्टूडेंट जो टी वेव है हमारे पास, दिस टी वेव रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे और उससे क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा पहले वेंट्रिकल का, और उससे फाइनली क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो फाइनली पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, और फाइनली फिर सारे का सारा जो हार्ट होता है दैट अंडरगो एट रेस्ट, जो हमने कार्डियक साइकिल में भी देखा था। लास्ट स्टूडेंट जो वेव्स होते हैं QRST, ये जो वेव है इट टेक्स अबाउट 0.13 सेकेंड। अगर हम बात करें PQ इंटरवल की, तो PQ इंटरवल अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है, दैट इज 0.1 सेकेंड। और अगर हम QRST कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड ECG। ECG, let's talk about regulation of cardiac activity. Student, cardiac activity is regulated by heart itself, by the cardiac muscle fiber, especially SA node। जैसे हमने पढ़ा है कि SA node is self excitable, but sometimes student cardiac activity is also regulated by our nervous system and hormonal system। so हम उन्हीं दो aspects पे बात करेंगे, that how our नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट द कार्डियक एक्टिविटी। सो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बाय अवर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम के केस में स्टूडेंट जो हमारे ब्रेन में मेडुला रहता है, मेडुला के अंदर एक कार्डियक सेंटर्स होते हैं, एंड दैट कार्डियक सेंटर जो होते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू SA नोड थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स आती है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और एक सिंपैथेटिक नर्व्स। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड, दैट इज थ्रू SA नोड फाइबर्स, बट अ स्पेशल नर्व सेंटर दैट इज मेडुला कैन मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक स्पेशल नर्व सेंटर रहता है जो मेडुला के अंदर है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मॉडरेट कर सकता है कार्डियक एक्टिविटीज को। तो नाउ स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली, दिस कार्डियक सेंटर इज कनेक्टेड थ्रू SA नोड बाय टू टाइप्स ऑफ नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक नर्व। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं, दे सेंड अ मैसेज, दे सेंड द कार्डियक इंपल्सेस। वो कार्डियक इंपल्सेस जब आती हैं कार्डियक सेंटर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के केस में, तो क्या करती हैं, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, उनको फैला देती हैं। ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाएगी तो क्या होगा, उससे जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, स्पेशली उससे हार्ट बीट कम हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, एज वेल एज जो कार्डियक आउटपुट है फाइनली वो भी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, जब कार्डियक सेंटर से नर्व इंपल्सेस आएंगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू SA नोड को, तो क्या होगा, फाइनली ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, और फाइनली कार्डियक आउटपुट भी फाइनली कम हो जाएगी।
जबकि अगर स्टूडेंट सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू मैसेज आता है कार्डियक सेंटर से, तो क्या होगा फाइनली, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे क्या होगा फाइनली, उससे ब्लड की स्पीड बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो न्यूरल कंट्रोल में क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल है। कार्डियक सेंटर से अगर सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू अगर मैसेज आएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू मैसेज आएगा तो हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ न्यूरल कंट्रोल इन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आगे बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल कैसे काम करता है, कैसे हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल में दो मेन हार्मोन्स का रोल रहता है, दैट इज एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन को एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं और नॉर एड्रेनालाइन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दोनों ही वैसोकंस्ट्रिक्टर हैं जिससे फाइनली हार्ट बीट बढ़ती है। जो नॉर एपिनेफ्रिन है स्टूडेंट वो इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट इन नॉर्मल कंडीशन, जबकि जो एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन है वो हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल हार्मोन का रोल। और दोनों ही हार्मोन जो होते हैं स्टूडेंट, दे आर सेक्रेटेड बाय मेडुलरी पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड कहां पर सिचुएटेड होती हैं, दो होती है नंबर में, दे आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। तो क्या याद रखना है, मेडुलरी पार्ट जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का वो दो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। और दोनों का ही रोल क्या है, दे आर यूजफुल टू इंक्रीज द हार्ट बीट। जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालाइन है वो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, जबकि जो हमारा दूसरा हार्मोन है दैट इज एड्रेनालाइन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है। सो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बिसाइड नॉर्मल रेगुलेशन बाय हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स दिस इज लास्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। आज हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर किसको नहीं है, दिस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलोइंग पीपल्स। सो क्या रहता है स्टूडेंट हाइपरटेंशन में, हमने 10th में पढ़ा है बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर तो रहता ही हम सब में, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है हमारे में दैट इज 120 to 80 mm ऑफ मर्करी, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम सब में रहता है। बट इफ दिस ब्लड प्रेशर एक्सीड्स देन हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है देखने को दैट इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज अ केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली अगर सपोज 130 90 ये रेंज भी रहती है, इसे भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। पर सपोज इफ द कंडीशन इज 140 90 तो और ये कंडीशन लगातार बनी रहती है डे बाय डे, तो दिस इज अ केस ऑफ सीरियस हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो क्या होता है हाइपरटेंशन, जब नॉर्मल रेंज से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर घटता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों ही नुकसानदायक हैं। हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा, हाइपरटेंशन केस में ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से ब्लड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जिससे जो हमारे हार्ट पे उस पर लोड ज्यादा पड़ेगा और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं दैट इज किडनी एंड ब्रेन दैट कैन आल्सो गेट affected. So if any person is noticing increased blood pressure regularly, repeatedly, so he or she should immediately consult doctor. Otherwise this may affect our heart as well as other vital organs such as kidney and our that basically kidney के अलावा कौन सा ऑर्गन, ब्रेन। सो ये दो ब्रेन हार्ट के अलावा दो और मेन ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस को CAD भी कहते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में हम बात करें इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस और कैड और एथेरोस्क्लेरोसिस, इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फैट
इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, जो हमारा ल्यूमन रहता है अंदर से स्पेस ल्यूमन, उसकी जो आसपास की वॉल्स हैं उनमें क्या होता है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल। उससे व्हाट हैपन, जो हमारा ल्यूमन होता है दैट गेट नैरो, जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता चला जाता है। और ल्यूमन जब नैरो हो जाएगा ब्लड वेसल का, तो फाइनली क्या होता है, दे ब्लड फ्लो जो होगा दैट विल गेट रिड्यूस। और ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस हो जाता है तो फाइनली ब्लड की सप्लाई कम जाएगी उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को जो आर्टरीज लेके जा रही हैं जहां पर, तो फाइनली वो ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली सिचुएशन ज्यादा बर्स्ट कब हो जाती है, जब वो वाली आर्टरीज के ल्यूमन नैरो हो जाते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, जैसे कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को ब्लड ले जाती हैं। हार्ट को ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज के अगर ल्यूमन नैरो हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या होता है, इन सच केसेस क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आर्टरीज में अगर डिपोजिशन होगा तो नुकसानदायक नहीं, लेकिन मोर सीरियस कंडीशन कब हो जाती है, जब कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, जब कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, उनके जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाते हैं। तो डिपोजिशन जो होती है, जो कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल के कारण बनती है, उन्हें हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो साधारण तौर पे समझे तो क्या है बीमारी, कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स में फैट जमा हो गई, जिससे ल्यूमन नैरो हो गया। ल्यूमन नैरो हो गया तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो अगर स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा तो क्या होगा, जिन भी ऑर्गन्स को ब्लड जा रहा था दे विल स्टार्ट टू गेट अफेक्टेड। और मोर सीरियस कंडीशन मैंने कब बताई, जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स। इसके कारण क्या होते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आएंगी तो देयर में बी इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एक था एथेरोस्क्लेरोसिस, अब है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी क्या होता है स्टूडेंट, देयर इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। सो देयर इज अ हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। उससे क्या होता है, फाइनली उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है स्टूडेंट, द वॉल्स लूज देयर इलास्टिसिटी। वैसे ब्लड वेसल जो होती हैं आर्टरीज काफी इलास्टिक होती हैं, बट डिपोजिशन से हार्ड हो जाती है, उससे इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है एंड दे मे रैप्चर, वो टूट सकते हैं, उनकी वॉल्स टूट सकती हैं। एंड फाइनली क्या होता है स्टूडेंट्स, द ब्लड लीकिंग फ्रॉम द रैप्चर्ड ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल फाइनली क्रैक होगी, उस क्रैक्ड ब्लड वेसल से क्या हो सकता है, देयर इज अ लीकिंग ऑफ ब्लड। और ब्लड जब लीक हो जाता है तो फाइनली वो क्लॉट बन सकता है, वहां पर क्लॉट बना सकता है फाइनली लीक होके। और क्लॉट अगर बन जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, दे में ब्लॉक द पाथवे ऑफ द ब्लड। और सपोज कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में ऐसा होता है तो फाइनली जब ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, आगे हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, तो क्या हो सकता है, देयर में भी सिचुएशन ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। सो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट्स और लिपिड्स। जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, यहाँ भी डिपोजिशन होती है फैट्स कोलेस्ट्रॉल की, पर हार्डनिंग होने से ब्लड वेसल्स की वो रैप्चर कर जाती हैं। रैप्चर करने से अगर ब्लड लीक हो जाता है एंड इट में क्लॉट बन सकते हैं, और क्लॉट से अगर पूरे का पूरा पाथवे ब्लड का रुक जाएगा तो जिस भी डेस्टिनेशन को ब्लड जा रहा होगा वहां पहुंचेगा नहीं प्रॉपरली एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गन में गेट अफेक्टेड। सीरियस प्रॉब्लम कब आती है दोनों केसेस में, जब मेनली जो टारगेट हैं कौन सी आर्टरीज हैं, दैट इज कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज कौन सी होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। स्टूडेंट एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, there is a severe chest pain। और कब होती है, when there is a not enough supply of blood to heart muscles। तो ये conditions कब arise हो सकते हैं, जब जो भी कोई particular artery blood supply कर रही है हार्ट को, उसमें कोई blockage आ जाती है due to atherosclerosis और arteriosclerosis। so arteriosclerosis atherosclerosis के साथ associated problem है ये। जब भी कोई severe chest pain होगा that is called एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी हार्ट की मसल्स हैं उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, कारण कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने के कोई और कारण हो सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो एंजाइना और
एंजाइना पेक्टोरिस में क्या है, सफिशिएंट सप्लाई नहीं पहुंच रही ब्लड की, और जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज चेस्ट पेन। नेक्स्ट डिजीज है स्टूडेंट हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन is a death of part of heart muscle following stoppage of blood supply to it। जब एक पर्टिकुलर हिस्सा जो हार्ट का रहता है उसको काफी समय तक ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो उससे फाइनली क्या होता है, वो हिस्सा जो होता है पर्टिकुलरली डेड हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, दैट इज हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। सो क्या लिखा हमने, डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट मसल, क्यों, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू इट, जब काफी समय तक उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई नहीं हुई। तो दिस इज हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। डिसऑर्डर स्टूडेंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होती है स्टूडेंट, इट इज अ स्टेट व्हेन हार्ट इज गेटिंग फेल टू पंप एनफ ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा ब्लड प्रॉपरली टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो उससे क्या होगा, लेस ब्लड सप्लाई से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है दे विल स्टार्ट टू गेट अफेक्टेड। सो व्हाट इज हार्ट फेल, क्या होती है, ऐसी कंडीशन जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड स्टूडेंट हार्ट फेलियर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब हार्ट बिल्कुल रुक गया, जब हार्ट बीट रुक गई, मतलब जब बंदा मर गया। जनरली जो मेन डेथ होती है लेटर स्टेज में तो उनका कारण मेन होता क्या है, कार्डियक अरेस्ट, जब दिल हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल अलग है। एज वेल इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमने अभी देखा, हार्ट अटैक में तो क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर हिस्सा किसी हार्ट का क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस हिस्से में काफी समय से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी। सो डोंट कंफ्यूज हार्ट फेलियर विद कार्डियक अरेस्ट और दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट इज गेटिंग फेल टू सप्लाई और पंप एनफ ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट कॉमन disorders of modern lifestyle of circulatory system, that is hypertension, coronary artery diseases, arteriosclerosis, angina, heart attack, and lastly heart failure. So student, with this also our this chapter, that is body fluids and circulation, get completed. Hope you have understood all the topics properly. Now in next video lecture student we will meet with a new chapter. Till then take care. Thanks.